गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग मतलब किसी भी चीज की रिपोर्ट देना, खबर बनाना, लिखना। आवाज आ रही है गोलू? यस मैम। हाँ, किसी भी चीज की खबर बनाना, खबर एक्चुअली न्यूज को कहते हैं। रिपोर्ट का मतलब होता है उसका लेखा जोखा रखना। जैसे बचपन में स्कूल में आप लोगों का जो रिजल्ट होता था उसे आप कहते थे रिपोर्ट कार्ड। यानी साल भर आपने जो भी किया, खेल कूद में, पढ़ाई में, उन सब का लेखा जोखा रखने वाला एक कार्ड वो होता था रिपोर्ट कार्ड। उसी तरह रिपोर्ट क्या होती है? जो भी घटना हो चुकी है, बीत चुकी है, उसका ब्यौरा, जो पहले से हो चुकी है। यहाँ पर इस शब्द पर, इन शब्दों पर गौर देना बहुत जरूरी है कि जो घटना बीत चुकी है, जो पहले से हो चुकी है, उसका ब्यौरा देना। ये रिपोर्ट इसलिए लिखनी होती है या इसलिए रखनी होती है जिससे हम जरूरी घटनाओं को रिकॉर्ड रख सके और उनसे दूसरों को सूचित कर सके। लिखते क्यों है रिपोर्ट? हमें पता है, लेकिन बाकी लोगों को उस बारे में कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमें रिपोर्ट बनानी होती है। एक रिपोर्ट की कोशिश ये होती है या रिपोर्ट लिखने का उद्देश्य ये होता है कि जो घटना जैसी हुई है वैसी की वैसी पाठक के पास यानी पढ़ने वाले के पास पहुंचे। रिपोर्ट किसके लिए लिखी जाती है? जो वहां पर उपस्थित नहीं था उस घटना के समय, उस दुर्घटना के समय, उस वाकये के समय, जो वहां उपस्थित नहीं था, जिसने उसे नहीं देखा है, उसे उस घटना की जानकारी देने के लिए रिपोर्ट लिखी जाती है। और वो किस तरह से लिखी जाती है? जिससे उसे ये महसूस हो कि वो खुद वहां पर मौजूद है, वो खुद अपनी आंखों के सामने उसने सारी चीजें देखी है। इतनी वास्तविकता होनी चाहिए रिपोर्ट में कि पढ़ने वाले को ये लगे कि वो खुद सारी चीजें देख रहा है, पढ़ रहा है। किसी भी घटना या दुर्घटना की रिपोर्ट उसमें खुद के आइडिया या ओपिनियन या इम्प्रेशन जुड़े हुए नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट क्या है? जो हमने देखा है, जो हुआ है, केवल उसे बताने वाला एक डॉक्यूमेंट, एक आलेख। अब पूरी तरह से ये हमारे ऑब्जर्वेशन पे मतलब सर्वेक्षण पे, हमारे एनालिसिस पर मतलब आकलन पर आधारित होती है। जो कुछ भी हमने देखा, उससे हमने क्या समझा, उसके आधार पर हम एक रिपोर्ट बनाते हैं। ये रिपोर्ट कई तरह की हो सकती है और आज के समय में इस रिपोर्ट का उपयोग केवल एक स्टूडेंट के लिए नहीं, केवल एक पत्रकार के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए होता है जो कहीं ना कहीं काम कर रहा है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, नौकरी करते हैं, वहां भी आपसे रिपोर्ट मांगी जाती है कि पिछले 6 महीने में आपके क्या क्या काम हुआ है, उसकी रिपोर्ट दीजिए। जब आप स्टूडेंट होते हैं तब भी आपसे रिपोर्ट मांगी जाती है कि आपने इस घटना के समय या आपके यहाँ ये प्रोग्राम हुआ तो उस प्रोग्राम की रिपोर्ट दीजिए कि वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ। उसी तरह न्यूज़पेपर या टीवी में रिपोर्ट होती है। वो किस लिए होती है? कोई भी दुर्घटना या घटना जो भी हुई है उससे पूरी दुनिया को परिचित कराया जा सके। तो रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है कि जो कुछ भी घटित हुआ है उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवगत कराया जाए। ये बेसिकली किसी भी रिपोर्ट का उद्देश्य होता है। लोग
केवल अपनी ओपिनियन के लिए नहीं, बल्कि उस घटना की गहराई तक जाकर उस चीज को समझ सके, इस रीजन से रिपोर्ट देना बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन जब आप रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, तो आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो यहाँ पर हमें बताई गई हैं, जिनसे आपकी रिपोर्ट सिंपल तो बनेगी ही, साथ ही ऐसी बनेगी जो सामने वाले तक आपका सही संदेश, आपकी घटना को सही तरीके से पहुंचा सके। तो इसके लिए सबसे पहली जरूरत जो होती है वो होती है कि उसे सिंपल यानी साधारण रखा जाए। रिपोर्ट में कभी भी छंद, अलंकार ऐसी चीजों का प्रयोग नहीं किया जाता, या जो भाषा हम साहित्य में उपयोग करते हैं, काव्य में, किसी कहानी को लिखने में उपमाएं देते हैं, ये सारी चीजें एक रिपोर्ट में कभी नहीं आती। उसकी भाषा बिल्कुल साधारण होनी चाहिए, क्योंकि हम उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तभी पहुंच पाएगी जब वो स्पष्ट और सिंपल भाषा में हो। यूज एन एक्टिव वॉइस रादर देन पैसिव। पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम एक्टिव वॉइस यूज करते हैं तो वहां क्या होता है, उसका फ्लो सही बना रहता है, हमारी सेंटेंसेस बनाने में गलती नहीं होती। इसके अलावा पैसिव वॉइस का सेंटेंस लेंथ में ज्यादा बड़ा होता है बजाय एक्टिव वॉइस के। हमने पहले भी जब इस बारे में डिस्कशन किया था तो ये कहा था कि अगर मैं एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कहूंगी तो ये कहूंगी कि आई टीच इंग्लिश, और अगर इसे पैसिव वॉइस में कहूंगी तो कैसे कहूंगी, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। तो स्वाभाविक है कि हमारा सेंटेंस ज्यादा बड़ा हो गया। तो इसलिए हमें एक्टिव वॉइस का प्रयोग ज्यादा करना है, जिससे जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है उसी पर जोर दिया जा सके। एक्टिव वॉइस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहां पर कर्ता की उपयोगिता ज्यादा होती है। अगर कर्म की या उद्देश्य की या जिस पर कर्म किया जा रहा है उसकी उपयोगिता ज्यादा है, तभी हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे ये कहना हो कि हमारी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कौन पढ़ा रहा है ये मायने नहीं रखता। यहाँ पर मैं किस चीज पर जोर देना चाह रही हूँ कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है। तो ये एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जहां मैं बोलूंगी इंग्लिश इज टॉट इन आवर यूनिवर्सिटी। लेकिन जब हमें किसी कर्ता की महत्व बताना है, जब हमें उस काम को करने वाले को हाईलाइट करना है, तो हमें ये जरूरी हो जाता है कि हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस ही लिखें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आपकी ग्रामर और पंक्चुएशन सही होना चाहिए। ग्रामर मतलब आपकी वाक्य संरचना, जिस टेंस का, जिस काल का आप प्रयोग कर रहे हैं वो उस घटना के उल्लेख के लिए सही होना चाहिए। दूसरा, आप जो पंक्चुएशन यानी जो विराम चिन्ह लगा रहे हैं वो सही होने चाहिए। आपने अक्सर हिंदी में भी ये वाक्य पढ़ा होगा, रोको मत जाने दो। अब यहाँ यदि कॉमा में रोको के बाद लगाती हूँ तो उसका अर्थ हो जाता है रोको मत जाने दो, मतलब मैं रोकने के लिए निर्देश दे रही हूँ। और अगर इसी कॉमा को हटाकर मैं मत के बाद लगा देती हूँ तो यही वाक्य हो जाता है रोको मत जाने दो, मतलब मैं जाने की परमिशन दे रही हूँ, जाने के लिए निर्देश दे रही हूँ। तो केवल एक कॉमा के एक शब्द के आसपास हेर फेर कर देने से हमारे पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो भी विराम चिन्ह, जो भी पंक्चुएशन मार्क्स हम यूज कर रहे हैं वो सही हो।
अब जब हम रिपोर्ट लिख रहे हैं तो कौन कौन सी मुख्य बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखना है वो है कि हमें प्लेस, डेट, टाइम ये मेंशन करना है। मतलब वो घटना कहाँ हुई, किस तारीख पर हुई और किस समय पर हुई। इसके अलावा यदि आपके पास उस घटना दुर्घटना से संबंधित और कोई भी आंकड़े या जानकारी है तो आपको उसे भी वहां पर बताना जरूरी है। उसके बाद जो भी जानकारी आपने वहां के लोगों से कलेक्ट की है, एकत्रित की है, या जिसके साथ दुर्घटना हुई है, यदि आपने उससे कोई जानकारी एकत्रित की है तो उसे भी आपको अपनी रिपोर्ट में लिखना कंपलसरी है। उसके बाद आता है नेम ऑफ द रिपोर्टर। जो भी ये रिपोर्ट बना रहा है उसका नाम। जैसे आप बना रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे। मान लीजिए आप यूनिवर्सिटी मैगजीन के लिए कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो वहां आप अपना नाम लिखेंगे। और जब हम एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम में आपको कभी भी अपना एक्चुअल नेम नहीं लिखना होता है। या तो आपको प्रश्न में कोई नाम दिया होता है जिस नाम से आपको रिपोर्ट बनानी है, या फिर आप कोई ABC ऐसा कोई नाम यूज कर सकते हैं, जैसा आप पहले भी बोर्ड की परीक्षाओं में करते आए होंगे। नाम की जगह अपना रोल नंबर लिखना या ABC लिखना, इस तरह के जो भी आप यूज करते हैं वो आप यहाँ पर भी करेंगे। यदि प्रश्न में कोई नाम नहीं दिया है तो ज्यादातर प्रश्न में दिया गया होता है कि आपको किस नाम से रिपोर्ट बनानी है। उसके बाद आपके रिपोर्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप उसे एक सूटेबल टाइटल या हेडिंग दें। हम जब अखबार भी पढ़ते हैं तो अखबार में केवल और केवल वही खबरें पढ़ते हैं जिनकी हेडलाइन अट्रैक्टिव होती है। अगर हमें हेडलाइन पढ़ के कोई इंटरेस्ट डेवलप होता है तो वो आर्टिकल, वो न्यूज, वो रिपोर्ट हम पूरी पढ़ते हैं। और अगर हमें हेडलाइन हमारे इंटरेस्ट की नहीं लगी तो हम उस आर्टिकल को या न्यूज को छोड़ देते हैं। इसलिए आपकी रिपोर्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी आपका टाइटल अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये टाइटल आपको खुद सोचना होता है। सपोज आप अपने एनुअल डे पर रिपोर्ट बना रहे हैं तो हमारे एनुअल डे को हमने एक टैगलाइन दी थी, तारुण्यम द एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर। तो इस तरह की कोई टैगलाइन आप दे सकते हैं या अपनी मर्जी से कोई भी अट्रैक्टिव उसका टाइटल सोच सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी है कि आप न्यूज़पेपर में रोज सारे हेडिंग्स ध्यान से पढ़ें कि हेडिंग किस तरह दिए जाते हैं। जब आप कोई मैगजीन पढ़ते हैं तो उसमें हेडिंग पढ़ें कि किस तरह टाइटल सिलेक्ट किए जाते हैं। जो आप रिपोर्ट लिखते हैं वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं क्योंकि आप हो चुकी घटना के बारे में बात कर रहे हैं। रिपोर्ट लिखते समय अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। आर्टिकल, रिपोर्ट, इन सारी चीजों में अंतर होता है, नोटिस में अंतर होता है। जब आपसे नोटिस बनाने को कहा जाता है, यदि मैं ये कहूँ कि आपको एग्जाम के लिए एक नोटिस बनाना है तो एग्जाम क्या है? आपकी आगे आने वाली घटना। तो नोटिस क्या होता है? एडवांस में दी गई सूचना कि किस दिन, किस समय, कहां पर कौन सा काम होने वाला है। जैसे आपकी कोई कंपटीशन होने वाली है तो उसके लिए पहले से नोटिस लग जाता है। तो नोटिस क्या होता है? पूर्व सूचना। और जबकि रिपोर्ट क्या है? यदि मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपको आपका लॉकडाउन पीरियड पर रिपोर्ट बनानी है तो इसका क्या मतलब है कि ये समय आपने कैसे बिताया, बीत चुका है। इस समय में आपने क्या किया, उस पर आपको रिपोर्ट बनानी है। तो आपके सारे वाक्य कैसे बनेंगे?
कि मैं वहां गई थी, पास्ट। फिर ऐसा हुआ, लॉकडाउन लग गया तो मुझे वहीं रुकना पड़ा, तो ये सब कैसे बनेंगे? पास्ट टेंस में। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि रिपोर्ट जब भी आप बना रहे हैं तो वो हमेशा पास्ट टेंस में बनती है। राइट इन रिपोर्टेड स्पीच एंड यूज पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस आपने पढ़े हैं। चेंज द नरेशन, उसके बाद भी मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ। डायरेक्ट मतलब जब व्यक्ति खुद बोलता है। आपको याद होगा कि बचपन में आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते थे, किसने क्या कहा। एक कहानी में से आपको लाइन दे दी जाती थी और आपको लिखना होता था कि वो लाइन किसने कही है। कई बार आप कहानियां पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे डायलॉग होते हैं, राम ने कहा, कॉमा, फिर एक इन्वर्टेड कॉमा लगता है और आगे लिखा रहता है कि मैं तुम्हारे पिता के समान हूं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है, एक कथन है। इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे सपोज मेरे दिए हुए कोई निर्देश कहीं पर लिखे गए हैं कि इंग्लिश टीचर ने कहा मैं आज लेक्चर नहीं लूंगी। अगर मैं आपके ग्रुप पर मैसेज डालती हूँ तो वो क्या होगा कि मैं आज लेक्चर नहीं लूंगी। लेकिन इस मैसेज को जब आप दूसरों तक रिपोर्ट करोगे, रिपोर्टेड स्पीच मतलब आप उस मैसेज को रिपोर्ट कर रहे हो, तो आप कैसे कहोगे? टीचर ने कहा है कि वो आज लेक्चर नहीं लेंगी। जब मैं कह रही हूं तो मैं क्या कह रही हूं? मैं आज लेक्चर नहीं लूंगी। और इसी मैसेज को जब आप दूसरों तक पहुंचा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? टीचर ने कहा कि वो आज लेक्चर नहीं लेंगी। इसका और इसी एग्जांपल में देती हूँ कि मम्मी आपको घर पे कोई इंस्ट्रक्शन देके जाती है। जैसे सपोज मम्मी ने कह दिया कि मेरे आने के पहले इस डब्बे को हाथ मत लगाना, नहीं तो मैं बहुत मारूंगी। ये मम्मी की इंस्ट्रक्शन है। अब पीछे से आपका छोटा भाई आया, उसने वो डब्बे को हिलाना शुरू कर दिया, तो आप क्या कहेंगे? उसे हाथ मत लगाना, मम्मी ने कहा है कि वो बहुत मारेंगी। ये क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच कि मम्मी के मैसेज को आप दूसरे तक पहुंचा रहे हो। जब मम्मी ने कहा था तब वो क्या था? डायरेक्ट था। जब आपने उसे कहा तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट। तो रिपोर्ट में इसी तरह के इनडायरेक्ट स्पीच यूज किए जाते हैं। अब जब आप रिपोर्ट में आइडियाज लिखते हैं, कोई विचार लिखते हैं, तो वो आपके तर्क पर आधारित होने चाहिए, जो तथ्य आपके पास हैं उस पर आधारित होने चाहिए। राइट इन लेस फॉर्मल मतलब यहाँ आपको फॉर्मल भाषा का प्रयोग नहीं करना है, जो आप पत्राचार में करते हैं। पत्राचार करते हैं तो आप क्या करते हैं? फॉर्मल भाषा का प्रयोग करते हुए शॉर्ट में अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिपोर्ट मतलब क्या? ब्यौरा। यहाँ पर आपको विस्तृत पूरा उसका लेखा जोखा देना है। Present your ideas and impressions to make the report interesting. अब इस रिपोर्ट को आपने वास्तविकता तो पूरी बता दी, उसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप उसमें अपने विचार ऐड कर सकते हैं। ये तो एक जनरल बात हो गई। जब हम किसी घटना की रिपोर्ट लिखते हैं या दुर्घटना की, तो वहां क्या जरूरी हो जाता है कि आपकी रिपोर्ट स्पेसिफिक और एक्यूरेट हो। मतलब केवल उस घटना के बारे में बात करती हो और पूरी तरह से आंकड़ों पर निर्भर करती हो।
दूसरा जरूरी चीज इंसिडेंट के लिए क्या हो जाती है कि वो फैक्चुअल हो, मतलब सत्य पर आधारित हो, एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब आपका काम यह है कि आप केवल एक दर्शक के रूप में उसका वर्णन करें। जैसे आपने क्रिकेट मैच देखा तो आपको केवल ये लिखना है कि आपने क्या देखा, वहां पर अपने अनुभव या अपने आइडिया नहीं देना है। तीसरा जो जरूरी पॉइंट होता है वो ये होता है कि ये अपने आप में कंप्लीट, मतलब पूरी संपूर्ण होना चाहिए, सारी जानकारी इसमें होना चाहिए, लेकिन कंसाइज यानी टू द पॉइंट होना चाहिए। आपको जानकारी विस्तार से देना है, लेकिन वही जानकारी देना है जो दूसरों के लिए जानना आवश्यक है। वो जानकारी नहीं देना है जो किसी के लिए कोई महत्व नहीं रखती। A good report must be well organized. अच्छी रिपोर्ट कैसी होना चाहिए? अच्छी तरह जमा कर लिखी हुई होना चाहिए। जमा कर लिखना मतलब क्या? घटना में जो भी कुछ हुआ वो जिस क्रम में हुआ। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको अपने एनुअल फंक्शन की रिपोर्ट बनानी है, तो जो जिस क्रम में हुआ आपको वैसा ही लिखना है कि पहले सरस्वती वंदना हुई, फिर किसका उद्बोधन हुआ, फिर उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई, स्वागत गीत से हुई, उसके बाद पहला परफॉर्मेंस कौन सा था, उसके बाद दूसरा परफॉर्मेंस कौन सा था। तो जो सीक्वेंस उस घटना की रही हो उसी सीक्वेंस में आपको उसे लिखना है। उसमें आप मन से परिवर्तन नहीं कर सकते कि आप पहले कुछ और लिख दें बाद में कुछ और लिखें। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। इट मस्ट बी क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए आपकी रिपोर्ट। इट मस्ट इंक्लूड प्रॉपर एब्रीवेशन। जो चलित शॉर्ट फॉर्म्स हैं केवल वही आप यूज कर सकते हैं। चलित शॉर्ट फॉर्म्स मतलब जैसे ETC, या जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं EG। ETC एक्चुअली एटसेट्रा का शॉर्ट फॉर्म होता है, वगैरह वगैरह के लिए हम यूज करते हैं जब ज्यादा चीजें लिखनी होती है तो। जैसे मिस्टर, मिस्टर क्या है? एक प्रचलित शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम MR लिखते हैं, डॉक्टर को DR लिखते हैं। तो केवल ये प्रचलित शॉर्ट फॉर्म ही आपको यूज करने की परमिशन है। आप मर्जी से जो SMS लैंग्वेज में या आपकी व्हाट्सएप लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हो वो आप अपनी रिपोर्ट में यूज नहीं कर सकते। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है? उसके बाद रिपोर्ट्स कितने तरह की हो सकती हैं? एक होती है जो आप न्यूज़पेपर के लिए बनाते हैं, दूसरी जो मैगजीन्स के लिए बनाई जाती है, तीसरी जो एक्सीडेंट यानी दुर्घटना को वर्णन करती है, चौथी जो इंसिडेंट यानी घटना का वर्णन करती है। एक्सीडेंट और इंसिडेंट में अंतर है। एक्सीडेंट मतलब बुरी घटना जिसमें जान माल का नुकसान हुआ है, और इंसिडेंट मतलब कोई भी एक नॉर्मल घटना हो सकती है। उसके अलावा हो सकती है सेल्स रिपोर्ट। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो पिछले 6 महीने में आपने अपना प्रोडक्ट कितना सेल करा, कितनी बिक्री हुई, कम हुई, ज्यादा हुई, उसका जो ब्यौरा आप देते हैं वो कहलाती है सेल्स रिपोर्ट। फिर जैसा मैंने बताया कि बचपन में आपके रिजल्ट को हम कहते थे रिपोर्ट कार्ड, या उसे प्रोग्रेस रिपोर्ट कहा जाता था, जो आपकी तरक्की बताने वाली रिपोर्ट थी कि आप आगे बढ़े हैं या आपका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट मतलब आपकी कार्य क्षमता कितनी है। रिकमेंडेशन रिपोर्ट मतलब सिफारिश का ब्यौरा। सिफारिश मतलब
नेगेटिव सिफारिश नहीं होती। यदि आप किसी के रेफरेंस से कहीं जाते हैं तो वो व्यक्ति ये पत्र देता है कि वो आपसे पूर्ण रूप से परिचित है और वो आपकी गारंटी लेने को तैयार है, और इस तरह के पत्र को रिकमेंडेशन लेटर कहते हैं। तो रिपोर्ट इतने तरह की हो सकती है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखते समय हमें जो विशेष बातें ध्यान रखनी है वो मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ कि इसकी एक बहुत अच्छी सी हेडलाइन होना चाहिए। वहां पर तारीख और जगह स्पष्ट रूप से बताई गई होना चाहिए। जिसने वो रिपोर्ट बनाई है उसका नाम जरूर से होना चाहिए। जो भी उसका हेडिंग दिया जा रहा है उसे सेंटर में लिखा जाएगा। और न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में कोई भी फैंसीफुल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। मतलब आप आकर्षक शब्दों का या अलंकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल जानकारी पर फोकस करेंगे। तो जब भी आप कोई रिपोर्ट बनाएंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले सेंटर में आप टाइटल देंगे, उसके जस्ट नीचे राइट हैंड साइड पर आप लिखेंगे रिपोर्ट बाय और नाम जिसने रिपोर्ट बनाई है। ये कहाँ आएगा? राइट हैंड साइड पर, टाइटल के जस्ट नीचे वाली लाइन पे। फिर आप अगली लाइन में आके पहले लिखेंगे जगह का नाम। जैसे आप खंडवा में हैं या आप छेगांव माखन में रिपोर्ट बना रहे हैं तो वो जगह कॉमा लगाकर तारीख कौन सी? जिस दिन वो घटना हुई, क्योंकि रिपोर्ट उसी दिन बनाई जाती है। वो छपती कब है वो एक दूसरा मैटर है, लेकिन बनाई उसी दिन जाती है जिस दिन घटना या दुर्घटना होती है। तो आपने जगह का नाम लिखा, उसी लाइन में कॉमा लगा के लिखेंगे आप तारीख। उसके बाद आपका जो मैटर है वो आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट आपको सारी चीजों के बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप भी ये चीज अच्छी तरह जानते हैं कि अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपको फॉर्मेट के भी मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो आज जो हमने पढ़ा आप लोगों को सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप लोग, बाद में भी पूछ सकते हो मैसेज करके। आज का लेक्चर एंड करें?